दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक क्लास 12th का यूनिट देख रहे हैं। ठीक है, 11th का यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से ग्रुप 13 एंड 14 देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग 15, 16, 17 और 18 देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्रुप 15 से। इसमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास NaNO3, इसको हम लोग चाइल्ड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर KNO3, इसको इंडियन सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे फ्लोरापटाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ए भी हो जाएगा, यहाँ पे CA9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरापटाइट, या इसको हम लोग CA9 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CA3 और आगे भी 3 लगा सकते हैं तो वही सेम चीज हो जाएगा, या फिर हम लोग CA9 भी लिख सकते हैं। तो CA9 PO4 6 एंड CaF2, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरापटाइट। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोरापटाइट बोल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से रखना है, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसमें एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पे एनोमलस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी है। ठीक है, सो देखो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन पी पाई यहाँ पे बॉन्डिंग शो करता है। ये डी पाई नहीं शो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड से आता है और सेकंड डी नहीं होता है। ठीक है, डी जो है वो थर्ड से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से, है ना। तो नाइट्रोजन चाहिए पी पाई यहाँ पे शो करता है। और देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस का अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसका ही होता है। हालांकि होना क्या चाहिए था, जैसे ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो है ना, इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पे क्या हो रहा है, इस पे यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। इसका लोन पेयर का हाई इंटर एटॉमिक रिपल्शन होगा, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड है ये वीक हो गया, है ना। और फॉस्फोरस का बॉन्ड इसके कंपेरेटिव में स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। सो नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड, याद रखना। ठीक है, तो सिंगल NN बॉन्ड वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड, समझ में आ गया, है ना। और देखो यहाँ पे हाई इंटर एटॉमिक रिपल्शन होता है इसके बीच में, एंड जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज वीकर होता है नाइट्रोजन में, इसी कारण। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे कैटरेशन प्रॉपर्टी यानी कि आपस में जुड़ते जाना, जिसका कार्बन का बहुत ही ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा उसी पे डिपेंडेंट है, कार्बन 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 का बॉन्ड बनता, इसी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये वीक होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, और देखो जैसा मैंने बताया कि नाइट्रोजन डी पाई, यहाँ पे देखो पी पाई डी पाई शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वैसे डी होगा ही नहीं, है ना। फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये शो कर सकता है डी पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है यहाँ पे C2H5 थ्राइस और आर्सेनिक C6H5 थ्राइस, ये दोनों लिगेंड के जैसे यहाँ पे एक्ट कर सकता है। समझ में आ गया, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहला, जो ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिजी, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो देखो ऊपर वाले जो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स होते हैं। देन उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये मेटलॉइड्स होता है। और नीचे वाला जो बिस्मिथ है ये मेटल्स होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे फिर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका अच्छे तरीके से याद रखना। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बट अप टू आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है ये। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक होता है सभी एलिमेंट्स। जैसे डाइनाइट्रोजन डायटोमिक गैस होता है, ऑब्वियसली N2 डायटोमिक गैस है। इसके अलावा जो अदर है वो सभी सॉलिड्स होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन ही हमारे पास यहाँ पे डायटोमिक गैस होता है ना। देखो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स है। देन बिस्मिथ जो है वो मेटल्स है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यही चीज है, ये दोनों इसका रीजन है यहाँ पे ऊपर वाला। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पे एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मिथ। आर्सेनिक तक यहाँ पे इंक्रीज होगा, देन बिस्मिथ तक यहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था यहाँ पे। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलोट्रोपी, नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी अदर एलिमेंट्स है वो एलोट्रोपी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे एक चीज, इस ऑर्डर को अच्छे तरीके से याद रखना, ये हम लोग हाइड्राइड के लिए देखते हैं। ठीक है, हाइड्राइड वाले के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं। ऑक्साइड में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखो ये अगर याद रख लोगे तो ये सभी में हम लोग आगे भी लगा सकते हैं, आगे जो आने वाले एलिमेंट्स है उसमें भी लगा सकते हैं इसको। तो देखो हाइड्राइड्स के लिए क्या होता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज हो जाता है ना। और स्टेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अपने पास यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है।
अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, सो देयरफॉर यहाँ पे जो H+ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था वो कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो H+ आयन इजिली रिलीज हो जाएगा, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो तुरंत वो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि H+ जो है वो इजिली रिलीज हो जाएगा। और H+ अगर इजिली रिलीज हो गया तो देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा H+ रिलीज होगा उसका ही तो प्रोपोर्शनल होता है ना एसिडिक स्टेट, समझ में आ गया। तो देखो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है अपने पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट के, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है, इस चीज को याद रख लो, बस इसको याद रख लो या फिर इसको याद रख लो, एक अगर याद रख लोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, सो देयरफॉर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट के, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, एंड एसिडिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास यहाँ पे बेसिसिटी के। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपने पास यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड में देख रहे हैं, तो हाइड्राइड में जो भी यहाँ पे अपने पास एलिमेंट था, नाइट्रोजन फास्फोरस ये सभी एलिमेंट था, वो ES3 बनाता है। जैसे अपने पास यहाँ पे NH3 हो गया, PS3 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, देखो टॉप टू बॉटम क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आप लोग चेन बना के याद कर सकते हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, सो देयरफॉर अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। सो ऊपर वाला जो है NH3 ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और नीचे वाला जो अपने पास है बिस्मिथ का हाइड्राइड है ना BiS3 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात किया जाए तो ये NH3 का ज्यादा होता है PS3 से, नाइट्रोजन वाले का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, इस वजह से। समझ गया, इसको याद रखना। चलो ऑक्साइड्स का बात किया जाए तो ऑक्साइड्स इस तरीके से यहाँ पे बना सकता है ना। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है तो E2O3 और E2O5 बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्साइड्स क्या है, ऑक्साइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होता है। और नॉर्मल जैसा भी हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ता है, उसी जैसा। ठीक है, ये ऑक्साइड्स में वैसा ही चलता है नॉर्मल जैसा। हाइड्राइड्स में क्या चलता था ये वाला मैंने आपको बता दिया। ऑक्साइड्स में क्या है, ऑक्साइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल है, एंड टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे वही है E2O3 वाला हम लोग देख रहे हैं। सो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना ऊपर वाले हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी बीच वाले हैं, फिर बिस्मिथ नीचे वाला है। सो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फास्फोरस का ऑक्साइड जो है ये एसिडिक होगा, है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, और क्या, और बिस्मिथ का ऑक्साइड जो है यहाँ पे वो बेसिक होगा। ठीक है, इसको याद रखना। चलो हलाइड्स में अगर बात करें हम लोग, हलाइड्स में यहाँ पे देखो EX3 और EX5 जैसा बना सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे PCl3 है ना और PCl5 इस तरीके से यहाँ पे बना सकता है। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर देखा जाए तो वो PX5 वाले का ज्यादा होगा। कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग कैसे देखते थे, इस 5 से। ये जो 5 है ये पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर बताता था। ठीक है, और ये 5 प्रोपोर्शनल होता है प्लस चार्ज पे, है ना, प्रोपोर्शनल होता है माइनस चार्ज पे, है ना, प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनाइन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। ठीक है, इसको याद रखना। तो डायरेक्ट तो हमारे यहाँ से चार्ज से ही आ रहा है, इस पे ज्यादा चार्ज है तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर बताता है, सो देयरफॉर इस वाले का यहाँ पे पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा +5 वाले का। चलो मेटल्स में अगर देखा जाए तो विथ मेटल्स दे एग्जिस्ट इन -3, मेटल्स के साथ ये -3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये Ca3N2 यहाँ पे ये -3 में है, फिर Ca3P2 ये भी -3 में है, फिर Na3As -3 पे देखो आर्सेनिक वाला ये भी यहाँ पे -3 में है। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है ग्रुप 16। ग्रुप 16 ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन का फैमिली होता है, इसको हम लोग चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली वही उस से टीपो। ठीक है, उससे टीपो, है ना, उससे टीपो यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। सो देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखा जाए, और ऑक्सीजन एंड सल्फर का ये कंपाउंड्स आप लोग अच्छे से याद रखो। तो ऑक्सीजन का कंपाउंड्स है यहाँ पे जिप्सम, इप्सम सॉल्ट एंड बायरेट। ठीक है, सो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, एंड इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O। ठीक है, और यहाँ पे बायरेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। सल्फर कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होता है, सल्फर कंपाउंड के मतलब क्या क्या यहाँ पे कंपाउंड्स है। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे गेल्ला, ठीक है, इसका होता है PbS, लेड सल्फाइड हम लोग उसको बोलते हैं। फिर होता है जिंक ब्लेंड,
ठीक है, जिंक का सल्फाइड है ना, यहाँ पे ZnS हो जाएगा। उसके बाद है कॉपर पायरेट, CuFeS2। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे इसके। देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस डेल्टा एच का, तो यहाँ पे देखो ये किसका ज्यादा होगा, है ना। होता क्या है कि ये जो है ये प्रपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास यहाँ पे साइज के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो साइज अगर बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, तो देखो यहाँ पे सबका घट रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज होता है अपने पास, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज होना चाहिए था, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ऑर्डर होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है इसमें कॉम्पैक्ट नेचर हो जाता है ऑक्सीजन का, छोटा है बहुत ये, तो बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन ये इधर चले जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। ये ऑर्डर है अपने पास कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट नेचर हो जाता है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर हो जाता है अपने पास S सल्फर, देन उसके बाद Se, ठीक है, देन उसके बाद Te, देन PO, देन लास्ट में अपने पास हो जाएगा ऑक्सीजन। ये फाइनल ऑर्डर हो जाता है अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, सल्फर का ज्यादा हो जाता है अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन से। और देखो यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का छोटा होता है। ग्रुप 16 का छोटा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप 15 का यहाँ पे बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है ग्रुप 15 का बड़ा होने का, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अब ग्रुप 15 में से नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और ग्रुप 16 में यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें P3 हो जाएगा और इसमें P4 हो जाएगा। अब ये हाफ फील्ड है, ठीक है, तो हाफ फील्ड है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। समझ में आ गया, कंपैरिजन टू दिस। ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तुरंत से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देके 3 में चले जाएगा, खुद को स्टेबल बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप 15 का यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड P3 ऑर्बिटल इन ग्रुप 15। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स होते हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स होते हैं, एंड पोलोनियम जो है ये मेटल होता है। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये कॉमनली O2 और S8 में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब देखो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किया जाए, सो देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है। टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली ताकि हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में जानते ही हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो इसमें यहाँ पे +6 जो है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, और +4 जो है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है इसमें, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, ये तो काफी बेसिक था, आपको पता ही होगा। देखो ऑक्सीजन जो है ये शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने सारे वेरिएबल, बहुत सारे। यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन जो है ये -2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, -1, -½ 0 +1 और +2, इतने सारे में ये एग्जिस्ट कर सकता है ऑक्सीजन। और जनरली जो है ये -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्साइड्स बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे H2 वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे -2 में आएगा, है ना। परऑक्साइड में यहाँ पे -1 में आता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड की अगर बात किया जाए जैसे KO2, इसमें -½ हो जाता है। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड हो गया, है ना। न्यूट्रल में तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, जैसे O2। ठीक है, OF2 और O2F2 जैसे चीजों में, जैसे यहाँ पे देखो O2F2, इसमें यहाँ पे ये +1 में हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ पे +2 आएगा, और +2 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे ऊपर में +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रखना, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, देखो यहाँ पे जो H2O होता है ये लिक्विड होता है ना, और H2S जो है ये गैस होता है। इसका लिक्विड होने का रीजन क्यों है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब वही बात है यहाँ पे हाइड्राइड वाला, हाइड्राइड वाले में ऑब्वियसली इसमें E है तो H2E में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे H2O हो गया, ठीक है, H2S हो गया, इस तरीके से। और ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो डिक्रीज होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे H2O जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तब वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, H2O जो है ये नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है H2O। समझ में आ गया। और एसिडिक स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो ये जो है अपने पास ये T, इसका यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है यहाँ पे सल्फर से। ठीक है, इसको याद रखना। टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। समझ में आ गया। चलो ऑक्साइड्स का बात किया जाए तो ऑक्साइड्स में यहाँ पे देखो ये EO2, ठीक है, EO3 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना। और यहाँ पे एसिडिक होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है ये। इससे यहाँ पे O3SO2 हो गया,
ठीक है, से यहाँ पे O पुट करोगे तो O3 ओजोन हो गया, फिर आप S पुट करोगे तो SO2 हो गया। तो ये आपके गैसेस होते हैं O3SO2। और यहाँ पे अगर सेलेनियम का बात किया जाए तो इसका ऑक्साइड जो है सॉलिड होता है। समझ में आ गया। और ऑब्वियसली वही टॉप टू बॉटम जाओगे ऑक्साइड्स में तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। सो देखो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे आता है, तो सल्फर तो ऊपर आता है और यहाँ पे टेल्यूडियम जो है यहाँ पे ये नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर से नीचे आओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डिक्रीज हो रहा है ऑक्साइड्स वाले में, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा, सो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा और इसका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो सल्फर वाला जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे टी वाला जो है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में गया, तो इसको याद रखना। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो O3 होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है इस तरफ से ये वाला। अगर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो। बाकी अगर दिखाना है तो 3 O बनाओ, इधर एक डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे एक बनाओ, इस पे प्लस और इस पे माइनस कर दो, काम खत्म। है ना, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर यहाँ पे इसमें आते हैं। समझ में आ गया। चलिए हालाइट्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो हालाइट्स में क्या, हालाइट्स में यहाँ पे ये EX3 EX4 EX2 जैसा हालाइट्स बनाता है। ठीक है, और हालाइट्स का स्टेबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे डिक्रीज करता है ना, जैसे सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोराइड्स का और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे आयोडाइड्स का। और EF6 यानी कि फ्लोराइड वाला कोई भी यहाँ पे आया था, जैसे यहाँ पे सल्फर आ गया, ठीक है, तो SF6 कुछ भी के साथ यहाँ पे F, तो वो ओनली स्टेबल हालाइड होगा। सिर्फ फ्लोराइड वाला हालाइड ही जो है, देखो फ्लोराइड वाला हालाइड ही जो है यही स्टेबल होता है, यही सिर्फ ओनली स्टेबल हालाइड होगा फ्लोराइड वाला। ठीक है, और ये फ्लोराइड वाला हालाइड ये गैसेस होता है और ऑक्टाहेड्रल इन शेप होता है। और अगर यहाँ पे ये सल्फर यहाँ पे फ्लोराइड हो गया SF6 हो गया तो ये स्टेबल होता है, ये एबनॉर्मली स्टेबल हो जाता है फॉर स्टेरिक रीजन। इस चीज को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, देखो जो मोनोहालाइड्स है वो डाइमराइज हो जाते हैं एंड देन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है, Se2Cl2 है, ये +1 पे था तो ये SeCl4 +4 और Se0। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रिड्यूस हो गया और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ग्रुप 17। ग्रुप 17 को ऑब्वियसली हम लोग हेलोजेंस नाम से जानते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पे फ्लोरोस्फर, इसका फॉर्मूला होता है CaF2। ठीक है, CaF2। देन है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6, ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, तो Na3AlF6। ठीक है, Na3AlF6, तो ये अपने पास क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है फ्लोरापेटाइट, जैसा कि हमने देख ही लिया था ये फ्लोरापेटाइट। इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे Ca9PO4 ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है, यहाँ पे CaF2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते थे। समझ में आ गया, तो ये था अपने पास फ्लोरापेटाइट। चलिए नेक्स्ट अपने पास है कार्नलाइट। ठीक है, कार्नलाइट ये ऑब्वियसली एक डबल सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात किया जाए तो देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो जाता है ना, सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो जाएगा, देन फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर बात किया जाए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हम लोग इसका मॉड करके भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है, और इसका देखो F2 जो है इसका कम क्यों जाता है, होना चाहिए था सबसे ज्यादा इसका, लेकिन इसका कम क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इस वजह से ये और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये नहीं ले सकता, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है। सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। समझ में आ गया। चलिए अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात किया जाए तो इसमें भी यहाँ पे एक कैच है। इसमें देखो क्या होता है कि ऊपर से नीचे जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होता है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था ऊपर से नीचे, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लोरीन है इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और ये इसके बीच में आता है, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ClCl का, देन ब्रोमीन का, देन फ्लोरीन का, देन आयोडीन का। ठीक है, फ्लोरीन का कम क्यों है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, इस वजह से। और बॉन्ड लेंथ क्या है, ऊपर से नीचे तक तो ये बढ़ेगा ही बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ग्रुप 17 का। देखो ऑल हेलोजन जो है, जितने भी हेलोजन है वो कलर्ड होते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से। ठीक है, देखो अगर कलर का बात किया जाए तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। तो फ्लोरीन जो है ये येलो कलर है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फ्लोरीन येलो कलर देता है, क्लोरीन जो है ये ग्रीन येलो कलर देता है। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन जो ये स्प्रिंगली रिएक्ट विथ वाटर, स्प्रिंगली रिएक्ट करेगा विथ वाटर, बट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ही अच्छा खासा रिएक्ट कर लेगा।
ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ये फ्लोरीन येलो कलर और क्लोरीन ग्रीन येलो कलर देता है। ब्रोमीन जो है ऑब्वियसली रेड कलर देगा, रेड ब्राउन कलर देता है, ठीक है। और आयोडीन जो है वॉयलेट कलर देता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन इज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। ऑल्दो दोनों ही यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बिकॉज रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन जो है वो कम होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो फ्लोरीन का कम होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा है हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन जो है ना, फ्लोरीन माइनस आयन का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा, इसी वजह से जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन। समझ में आ गया। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एग्जिबिट करता है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है विच इज -1, ठीक है, चार्ज में। बाकी न्यूट्रल में तो जीरो करेगा ही, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जो है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होगा इन एक्वस मीडियम, याद रखना इसको, एक्वस मीडियम में, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण जो टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होता है एक्वस मीडियम में। अब देखो इसका यहाँ पे इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है यहाँ पे आपके इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हाइड्रेशन इंथैल्पी हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो डिसोसिएशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी सभी चीज इसमें आ जाता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ना, किसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव। हेलोजन जो है एच फॉर हेलोजन, एच फॉर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। एंड टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे इसका रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ जैसे कि हमने देखा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हेलोजन्स रिएक्ट विद वाटर। हेलोजन्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो फ्लोरीन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, O2 और HF बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये एसिड बना लेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये भी अपने पास यहाँ पे HCl और HBr बना लेगा। इसको हम लोग हाइड्रोहेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। और क्या बना सकता है, ये हाइपोहेलेस एसिड भी बना सकता है, यानी कि OHCl या OHBr ये दोनों बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोहेलिक एसिड या हाइपोहेलेस एसिड बना सकता है ये, ठीक है। देखो आयोडीन का बात किया जाए तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे आयोडीन माइनस जो है, ठीक है, आयोडीन मान देखो यहाँ से अगर रिएक्ट करेगा तो ये जीरो था, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस में आएगा। तो आयोडीन माइनस जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ से ये वाला रिएक्ट करके ये आयोडीन बना लेता है। तो ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस से जीरो पे जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आयोडीन माइनस ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में गया। अब देखो रिएक्शन विद फ्लोरीन अगर कराओगे तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि काफी हीट यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। देखो एच एफ का बात किया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 293 केल्विन होता है ना, और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। 293 केल्विन ज्यादा नहीं है एंड लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे एच एफ, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। चलो अगर रिएक्टिविटी का बात किया जाए तो देखो हाइड्राइड में ऑब्वियसली वही एक्स जो है ये HX बना लेगा। टॉप टू बॉटम जानते ही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगा एंड एसिडिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो HF, ठीक है, HCl, HBr और HI, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑक्साइड्स का बात किया जाए तो देखो फ्लोरीन जो है ये OF2 और O2F2 बना सकता है, ऐसा कि हमने देखा। और ये OF2 वाला जो है यही सिर्फ यहाँ पे थर्मल स्टेबल होता है, ठीक है। थर्मली यहाँ पे ये OF2 वाला स्टेबल होता है, और ये दोनों जो है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसा यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो PU के साथ अगर ये आ गया O2F2 तो ये इसको PuF6 में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो है ये हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल में, ठीक है। इसको याद रखना। ना अगर देखो ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी का बात किया जाए सो ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी यहाँ पे सीधा नहीं होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे आयोडीन वाले का हो जाएगा, देन क्लोरीन का हो जाएगा, देन ब्रोमीन का होगा, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे बीच में आता है, ठीक है। तो आयोडीन का क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेशन। क्लोरीन का क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लोरीन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ब्रोमीन जो ये दोनों नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आयोडीन का ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन हो जाएगा। एंड दिस इज बाय काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर। इसको बहुत अच्छे तरीके से रखना, ये इसी कारण ये चीज डिसाइड हुआ है ऑक्साइड का स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो देखो सम ऑक्साइड्स का अगर देखा जाए तो क्लोरीन ऑक्साइड यहाँ पे जैसे हो सकता है Cl2, ठीक है, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2
O7, ठीक है, क्लोरीन O7, ठीक, क्लोरीन ट्वाइस O7। ये सभी जो है ये क्लोरीन के ऑक्साइड जो ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एंड देयरफॉर ये टेंड टू एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है, टेंड्स टू एक्सप्लोड। ब्रोमीन का ऑक्साइड्स देखा जाए तो इससे क्या पे देखो Br2O, BrO2 एंड BrO3 ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, है ना, देयरफॉर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया, इसको याद रखना। आयोडीन का ऑक्साइड्स देखा जाए तो ये I2O4, I2O7 एंड I2O5 हो सकता है। जो ये I2O5 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड ये जो है आयोडीन आयोडीन के ऑक्साइड्स ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं एंड ये डिकम्पोजेबल्स होते हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये वाला जो ये टेंड टू एक्सप्लोड क्लोरीन का ऑक्साइड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया इससे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो मेटल्स। मेटल्स में क्या देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑक्साइड का, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेटल में। तो मेटल में देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होगा मेटल वाले का, है ना। देयरफॉर यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा इस फ्लोराइड का, ठीक है, फ्लोरीन वाले का, ठीक है, मेटल फ्लोराइड, देन मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड, देन मेटल आयोडाइड, ठीक है। देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइलाइट जो है वो मोर कोवेलेंट होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर कोवेलेंट होगा क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे SnCl4, ठीक है, SnCl4 पे +4 आएगा और Cl2 पे +2 आएगा, तो ये वाला जो ये मोर कोवेलेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी का बात किया जाए तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, जैसा कि हमने देखा था। उसके बाद कोई और आता है, ऊपर से नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, देन क्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा, देन आयोडीन का होगा। लेकिन फ्लोरीन के बाद यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड का ज्यादा हो जाता है हेलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का ज्यादा होता है इंटर हेलोजन से, ठीक है। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो एक्स से बनता है, जैसे IeCl इस तरीके से हो गया इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। और हेलोजन तो जानते हैं वही X2। इसका ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू पोलर बॉन्ड, इसमें इस तरीके से पोलर बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, और दूसरे का होगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ गया। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रीवियस से क्वेश्चन भी आए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताता हूँ। ये हम लोग 15, 16 और 17 के यहाँ पे हाइड्राइड्स वाले यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, हाइड्राइड वाले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो हाइड्राइड वाला ये है, लेकिन आप लोग इसको यहीं पे समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का टोटल फैमिली लिख दो, ठीक है। तो NH3 PS3, ठीक है, आर्सेनिक H3, यहाँ पे एंटीमनी H3, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। फिर OS से टीपो, ठीक है ना, OH2 SH2 SeH2 TeH2, ठीक है। फिर FH, है ना, ClH BrH IH, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मोनो, ठीक है, M मीन्स मोनो यानी कि एक, तो एक से स्टार्ट करो तो 112 कर दो इसमें बस, ठीक है, 112 कर दो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, 211 कर देना, B4 यानी कि बाई, तो स्टार्टिंग 2 से होगा तो 211 कर देना। सो 112 किया, सो 1 1 और 2 कर दो, बस बात खत्म, इतना ही करना है। सो ऊपर 1 करो और फिर नीचे से स्टार्ट कर लेना, 1 करो देन 2 3 4 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 था, देन नीचे से 2 3 4 कर दो। यहाँ पे 2 था तो नीचे से क्या स्टार्ट करें, यहाँ पे अब हम लोग 3 नहीं दे सकते, यहाँ पे हम लोग 1 देंगे, देन उसके बाद 3 4 कर देना बस। और ये जो ऑर्डर आ रहा है ये अपने पास ही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वही NH3 का होगा, देन उसके बाद इसका होगा, ठीक है, एंटीमनी का, देन आर्सेनिक का, देन यहाँ पे फास्फोरस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, ऑक्सीजन वाले का, देन यहाँ पे फिर इसका होगा, देन फिर इसका, देन फिर लास्ट में सल्फर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हेलोजन वाले में हेलोजन का सबसे ज्यादा होगा इसका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा आयोडीन वाले का, देन फ्लोरीन का, देन यहाँ पे इस ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, 211 कर देना है, ठीक है। 1 वाले तो जानते ही है 1, देन फिर 2 3 4, 1 नीचे से थ्रू 3 4, ठीक है, 2 3 4 कर दो। इसमें 2 किया हो तो नीचे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, 1 देन फिर 3 देन 4 कर देना, ठीक है। काफी सिंपल है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी इग्नोर मत कर देना, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पे देखो NH3 H2 और HF, इन सभी का यहाँ पे हाई क्यों है, ठीक है, NH3 H2O HF, इन सभी का यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ठीक है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये सभी जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसी वजह से इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप 18, ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस और इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल होता है, यानी कि कोई भी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट स्पेस नहीं है, देयरफॉर ये नोबल होता है। इनर्ट क्यों, क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली फुली फिल्ड है, तो देयरफॉर हम लोग इसको इनर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फुली फिल्ड के कारण हम लोग इसको नोबल बोलते हैं, और केमिकली अनरिएक्टिव के कारण हम लोग इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया जाए
तो ग्रुप 18 का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये फुली फील्ड स्टेबल स्टेट में होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात किया जाए तो सभी का यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, यानी कि पॉजिटिव डेल्टा एच होगा। ठीक है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, और इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियड में सबसे कम होता है ना। अब अगर इसी ग्रुप 18 में अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम लोग इसको डेल्टा एच को डिनोट करते हैं। सो जैसे यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे नियॉन का हो जाएगा। ठीक है, उसके ज्यादा उससे बाद फिर होगा अपने पास आर्गन का, आर्गन और क्रिप्टन का बराबर बराबर ही चलता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे फिर जेनॉन का हो जाएगा, देन लास्ट में हीलियम का हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे देखो डिक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे यहाँ पे देखो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एच यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज करते चलना। ठीक है, बस यहाँ पे एच ई को इसको लास्ट में भेज देना, और आर्गन और क्रिप्टन का यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर ही होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, और हीलियम वाले को सबसे लास्ट में भेज दो, और आर्गन और क्रिप्टन यहाँ पे देखो ए आर के आर थोड़ा सिमिलर सा दिखता है ना, तो इसको यहाँ पे बराबर कर देना। और हीलियम का ऑब्वियसली यहाँ पे देखो सबसे कम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे देखो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, और सबसे कम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे हीलियम का होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन। ठीक है, 4.2 केल्विन है। ठीक है, बस इतना ही होता है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये होता है अपने पास यहाँ पे 373 केल्विन, और इसका देखो हीलियम का मात्र 4.2 केल्विन है, तो इतना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर बात किया जाए तो देखो नोबल गैसेस ये मोनोटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। इसका जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? वेरी लो होता है, बहुत कम, जैसा कि हमने देखा था हीलियम का तो लोएस्ट होता है। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज दे ओनली हैव वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के नाम पे इसके पास सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्स ही है, इसके अलावा और कोई अदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं है इसके पास। ठीक है, और इसी कारण से दे लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे भी ये लिक्विफाइड हो जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पीवाईक्यू भी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेंस में। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो नोबल गैस ऑब्वियसली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है इसका, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होने का रीजन ये है कि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, एंड पॉजिटिव डेल्टा एच होता है। ठीक है, ये रीजन है इसका लीस्ट रिएक्टिव होने का। जेनॉन के भी कुछ यहाँ पे कंपाउंड होते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे XeF2, XeF4, XeF6 फ्लोरीन वाले ही हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले भी कुछ होते हैं, जैसे XeO3, ठीक है, XeOF4, XeO2F2। इन सभी के आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इन सभी का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे जो ये XeO2 है, ठीक है, सॉरी XeO3 जो है यहाँ पे ये कलरलेस होता है। ठीक है, अगर इसका VSEPR देखोगे तो ये Ab3L1 हो जाएगा। Ab3L1 मतलब समझे ना, यानी कि Xe, ठीक है, Ab3L1 यानी कि 3 1 4, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 बना दो, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो। ठीक है, और एक जगह यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। ये इसको इस तरीके से बना सकते हो, ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहाँ पे पिरामिडल शेप का बन गया। ठीक है, यहाँ पे पिरामिडल का शेप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, XeO3 जो ये इसका VSEPR बना लोगे तो ये Ab3L1 हो जाएगा। कलरलेस होता है, ये एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, एंड हैज अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑब्वियसली। ठीक है, XeOF4 का देखा जाए तो ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, और इसका यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप का आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप का आ जाएगा, ध्यान देना स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये शेप का आ जाएगा। ठीक है, ये वाला XeOF4 समझ में आ गया। इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे यूजेस अगर देखा जाए तो देखो हीलियम का क्या यूजेस है। हीलियम यहाँ पे लाइट गैस है, क्रायोजेनिक एजेंट होता है, NMR स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग यूज करते हैं, और MRI में भी हम लोग हीलियम को यूज करते हैं। देखो इसका एक इंपॉर्टेंट यूज भी है जिसपे PYQ भी आया हुआ है। ठीक है, इसका यूज है कि ये इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइव करते हैं पानी में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसको यहाँ पे डाइल्यूएंट जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डाइविंग एपरेटस में, बिकॉज हीलियम हैज वेरी लो सोलिबिलिटी इन ब्लड या ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन में घुलता नहीं है, लो सोलिबिलिटी होता है, इसी वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन ये ब्लड हम लोग कह सकते हैं, ऑब्वियसली ब्लड में भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे कैरी करता है। ठीक है, तो वही बात है, आप लोग समझ सकते हो कि हीलियम हैज वेरी लो सोलिबिलिटी इन ब्लड, या कह सकते हो कि ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ पे नियॉन का है, नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब है, फ्लोरेसेंट बल्ब में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन हाउसेस में भी, समझ में आ गया। आर्गन मेटलर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं फॉर एलॉयज एंड मेटल्स मेकिंग करने के लिए, एंड इट इज इनर्ट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी जो आर्गन है इनर्ट रहता है। ठीक है, तो ये यूजेस था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ग्रुप 18 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया का सिंथेसिस होता है। इसमें यहाँ पे एक N2 प्लस 3H2 से बनता है हमारे पास 2NH3, तो ये अमोनिया बनता है। ठीक है, इसमें हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन लेते हैं,
और टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग अराउंड 773 केल्विन के आसपास लेते हैं, ठीक है, 773 केल्विन। और प्रेशर यहाँ पे हम लोग 200 से 250 लेते हैं, ठीक है, 723 टू 773 केल्विन हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन होता है, समझ में आ गया। चलिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस का बात किया जाए तो नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, समझ में आ गया। और HNO2 ये नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। एक वाले से एक ऑक्सीजन हटाओगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये अस बन जाता है, ठीक है। एक में क्या होता है 3 है और एक ऑक्सीजन हटाओगे तो ये अस बन जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमोनिया लिए, ठीक है, NH3 में यहाँ पे हम लोग O2 डाल दिए, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, इसको हम लोग गॉस कैटलिस्ट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम और रोडियम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 500 केल्विन पे 9 बार प्रेशर पे, ठीक है, 9 बार प्रेशर पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 4NO बन जाएगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 4NO बन जाएगा प्लस 6H2 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो NO है इसको हम लोग फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे एयर में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास NO2, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड दे देगा विथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया, फिर से इस्तेमाल करके हम लोग इसको ये बना सकते हैं इस प्रोसेस से, समझ में आ गया। तो ये था इस तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे SO2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद SO2 को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, ठीक है। V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, 1 to 2 ATM प्रेशर में एंड 673 टू 723 केल्विन में, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो SO2 और O2 है जो यहाँ पे 2SO3 दे देगा, ठीक है। फिर ये जो SO3 है इसको हम लोग H2SO4, अब बोलोगे कि यहाँ पे H2SO4 तो बनाना था तो हम लोग पहले कहाँ से डाल दिए, तो ये हम लोग पहले भी डालते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बनता है, तो नेट हमें एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वापस से हम लोग फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के टाइम पे भी एक लेना ही पड़ेगा उसको बनाने के लिए, एक लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक का हमें इवेंचुअली प्रॉफिट होना ही है, समझ में ये कहानी था इसमें। तो SO3 के साथ हम लोग H2SO4 लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे हमारा हीलियम बन जाता है, यानी कि H2SO7 बन जाएगा, ठीक है, हीलियम बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बन जाएगा, समझ में आ गया। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डेकन्स प्रोसेस, इसमें क्लोरीन प्रोडक्शन करते हैं हम लोग HCl से। तो 4HCl में हम लोग O2 डालेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे पी ब्लॉक क्लास 12 में, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड को भी अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नेम आते हैं जैसे कि यहाँ पे पर इक एसिड अस हाइपोअस, ये क्या होता है। सो देखो यहाँ पे इक जो है, इक को यहाँ पे मान के चलना स्टैंडर्ड वाला, इससे ऊपर जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है और इससे नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे घटता है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे घटता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इक में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ से निकालते चलना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना, जैसे नीचे आओगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव करते चलना, ठीक है, यही कहानी होता है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव करते चलना तो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे और एक होता है मेटा एसिड, पायरो एसिड और ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड तो सेम है, जो यहाँ पे नाम है, जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। मेटा एसिड क्या होता है, एसिड में से बस H2O निकाल दो, एक एसिड में से H2O निकाल दो तो यहाँ पे मेटा एसिड बन जाएगा। और पायरो एसिड यानी कि 2 एसिड में से जो भी एसिड है उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी फॉर्मूला बने उसमें से एक H2O निकाल दो तो अपने पास यहाँ पे पायरो एसिड बन जाएगा। काफी सिंपल है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉस्फोरस का देख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड, देखो जितने भी इक एसिड वाले हैं उसका बस फॉर्मूला आप लोग को याद रख लेना, बाकी सब कुछ आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले P ले लो और एक डबल बॉन्ड O पहले से बना दो, तो अपने पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचे, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बना दो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से लगा दो, बन गया अपने पास इसका स्ट्रक्चर। अब देखो फॉस्फोरस एसिड कैसे बनाओगे, तो फॉस्फोरस एसिड यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दो तो यहाँ पे बच गया 3, बन गया फॉस्फोरस एसिड। अब देखो इसमें भी वही करना है, P है, P लिखो, ए ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बचा कितना, 2 बचेगा ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो, फिर 3 हाइड्रोजन बचा तो 1 2 यहाँ पे लगा और तीसरा यहाँ पे इस तरीके से लगा दो, ये बन गया फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनाओगे, एक और हटा दो यहाँ से तो 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो P लिखो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, एक ऑक्सीजन बचेगा तो एक यहाँ लग दो और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 और इस तरीके से 3 बना दो, ठीक है। देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है इसको हम लोग फॉस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना, फॉस्फिनिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड या कह सकते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको हम लोग फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं,
ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, फॉस्फोनिक एसिड एंड फॉस्फेनिक एसिड। अब देखो अगर मेटा वाले का बात किया जाए तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में मेटा देखना है, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं? तो फॉस्फोरिक एसिड में से एक को माइनस कर दोगे तो मेटा बन जाएगा, एक H2O को। तो फॉस्फोरिक एसिड अपने पास हो गया H3PO4, इसमें से एक H2O माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3H है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो एक H बचेगा, P था तो P रह जाएगा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास यहाँ पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे N लिख दोगे तो ये इसका पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक वाटर निकाल लो। तो फॉस्फोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉस्फोरस है 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 8, सॉरी 4 ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसमें से एक H2 को रिमूव कर दो, तो 6 में से 2 रिमूव करेंगे तो 4 बचेगा, P2 तो P2 ही रह जाएगा, और 8 में से एक रिमूव करेंगे तो 7 बचेगा। तो ये बन गया अपने पास यहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक एसिड विच इज H। ठीक है, H4P2O7। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर ये ऑड नंबर है ना तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना कि ऑड नंबर है, एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं थोड़ा बीच में भी आ जाता है। ठीक है, तो 2P2 बना दो। ठीक है, 2P2 बना दो और इस पे डबल बॉन्ड O पहले लगा दो और बीच में यहाँ पे एक लगा दो। ठीक है, अब देखो टोटल कितने बचे हमारे पास, तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन हमने ले रखा है और अपने पास यहाँ पे बचे टोटल 4, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इस तरीके से लिखो। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हमने लिख दिया और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन भी बचे, तो 4 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, बन गया हमारे पास यहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इजी था। ठीक है, अब देखो इससे भी अगर हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन हम लोग अगर रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पायरो से अगर हम लोग एक ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास H4P2O6, ये हो गया अपने पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो तो रख लो, समझ में आ गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बस यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना, इस O को यहाँ से हटा देना, इस तरीके से बन जाएगा इसका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। समझ गया। देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे मेटाफॉस्फोरस एसिड, सिंपल है, फॉस्फोरस एसिड ये रहा, इसमें से H2O रिमूव करो, मेटा बन जाएगा। ठीक है, मेटाफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर रिमूव कर दो, तुम्हारा पायरोफॉस्फोरस बन जाएगा। ठीक है, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा H6P2 और यहाँ पे बन जाएगा O6। अब इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास H4P2O5, वही लिखा मैंने H4P2O5। समझ में गया, तो ये बन जाएगा अपने पास पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, P बनाओ, O और P, यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता है। ठीक है, याद रखना इसमें डबल बॉन्ड मतलब इसमें सीधा OH OH और OH और OH, इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एनसीईआरटी ने ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, 2 फॉस्फोरस हो गए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तो वही है, सिंपल सा फॉस्फोरस एसिड ही वही, विच इज H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हम लोग फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं और यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हम लोग यहाँ पे फॉस्फीनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट वही चीज यहाँ पे देखो क्या था, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस वही है ना, फॉस्फोरस में से, जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोरस क्या था H3PO3, इसमें से एक हटा दोगे तो हाइपो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस वही फॉस्फोरस ही है विच इज H3PO3। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस हमने देखा, हाइपो फॉस्फोरिक हमने देखा, ये रहा देखो हाइपोफॉस्फोरिक हमने देखा। उसके बाद क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ये रहा वही ऑर्थोफॉस्फोरिक हमने देख लिया, और पायरोफॉस्फोरिक है ना, ये देखो पायरोफॉस्फोरिक हमने देखा। सब चीज हमने देख लिया, समझ में आ गया। देखो इस तरीके से यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, देखो वही था अपने पास यहाँ पे, देखो H3PO2 इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने बनाना देखा भी यहाँ पे। ठीक है, एक पी है, डबल बॉन्ड O लगाओ। ठीक है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन थे, एक हमने ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ और जितने H बच गए H साथ साथ यहाँ पे लगाते चलो, इस तरीके से बनता है इसका। और ये वाला देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस का इस तरीके से अपने पास होता है। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस क्या था, 2P था, सो 2P इस तरीके से बनाओ। देखो ऑड नंबर है तो बीच में एक आना ही आना है, और यहाँ पे देखो इधर 2 OH लगा दो और इधर भी 2 OH लगा दो, इस तरीके से यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड किससे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था, और बाकी स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे इधर बता ही दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर पे भी यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये वाला। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना सीखा था हमने, ये रहा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि POH बॉन्ड कितने, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, 4 POH बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 1 और 2, 2 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे POP, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग है। इसमें क्या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में देखो यहाँ पे 3 1 2 3 3 यहाँ पे POH बॉन्ड है और एक यहाँ पे P डबल बॉन्ड है।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो यहाँ पे देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड में एक पीओपी बॉन्ड है और यहाँ पे 4 यहाँ पे पीओएच बॉन्ड है, इस तरीके से समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो इसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यानी जिसको हम लोग फॉस्फेनिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पीओएच बॉन्ड है एक, ठीक है, 2 यहाँ पे पीएच बॉन्ड है, ठीक है, 2 पीएच बॉन्ड है और यहाँ पे एक यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको सभी के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको बता ही दिया है, और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक भी इसको याद रखने हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोग निकालने जानते ही हो। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सिंपल सा ये फॉस्फोरिक एसिड का बात कर रहा है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड हमें देख लिया, ये वाला पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देन ऑर्थोफॉस्फोरस तो फॉस्फोरस का ही बात कर रहा है, और हाइपोफॉस्फोरस तो ऑर्थोफॉस्फोरस में से एक ओ निकाल दो तो हाइपोफॉस्फोरस बन जाएगा। ये सिंपल सा चीज था इसमें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर का हम लोग देख रहे हैं। तो सल्फर में सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में वही H2SO4 हो जाता है, और सल्फ्यूरस एसिड क्या हो जाएगा H2SO3, एक यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दोगे। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड में वही कहानी है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड तो सिंपल है वही H2SO4 हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर तो देखो स्ट्रक्चर सिंपल है, S बनाओ, ठीक है, डबल बॉन्ड O करो, एक तो डबल बॉन्ड O करोगे बचेगा 3, तो 1 2 और 3 करो, और यहाँ पे 2 H है, 2 H करो, ठीक है, और एक यहाँ पे और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एक तो पहले बात तो फिक्स करो और बाकी दूसरे में चेक कर लो क्या क्या होता है। समझ में आ गया, इस तरीके से होता है यहाँ पे। और देखो वही दिया हुआ है यहाँ पे, देखो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे 2 SOH है। ठीक है, इस तरीके से होता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। ठीक है, और देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में इसको डबल करो, इसको डबल करोगे तो यहाँ पे H4H2O8 आ जाएगा, H4H2O8, इसमें से H2O निकालोगे तो यहाँ पे H2H2O7 आ जाएगा, इसको हम लोग इलियम बोलते हैं, यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग यहाँ पे इलियम बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें अगर इलियम में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा अपने पास परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसमें यहाँ पे परऑक्सो ब्रिज देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे देखो S बनाओ, S बनाओ, 2 O यहाँ पे बीच में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे इधर भी 3 ऑक्सीजन कर दो। ठीक है, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करना ही है, और यहाँ पे देखो कितने 2 यहाँ पे H है, तो 2 यहाँ पे H कर दो, और इसमें भी यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो S पे, यहाँ पे देखो S पे इधर 2 डबल बॉन्ड O है। ठीक है, S पे यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड O है, फिर एक OH है, एक OH है। ठीक है, यहाँ पे परऑक्सो ब्रिज है, परऑक्सो ब्रिज है, फिर इधर भी उसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है H2S2O8। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो सिंपल है बनाना। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अगर देखा जाए तो काफी सिंपल है। देखो ऑड नंबर है तो बीच में एक O आना ही आना है। ठीक है, तो S हो जाएगा। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, कितना बच गया, 3 हटा दिया तो हमने यहाँ पे 4 बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कर दो, और 2 H है तो H इधर कर दो, तो इसमें भी यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास बन जाएगा यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे वही है सल्फ्यूरस एसिड, तो मैंने आपको बता ही दिया, बस यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दो। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये S8 और S6 का स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, S8 और S6 यहाँ पे सल्फर का ही होता है, और S8 का यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर जो ये क्राउन शेप का हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, मुकुट शेप का, क्राउन शेप का एसिड का स्ट्रक्चर हो जाता है, और S6 का स्ट्रक्चर जो ये चेयर शेप का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चेयर शेप का। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या है, वही सिंपल सी चीज है ना, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। एक याद रख लो, एक मैं आपको बोलता हूँ, ये आपको हाइपोक्लोरस याद रख लो। तो यहाँ पे ClOH, बस इतना याद रखना है, Cl और OH आ गया, बस हाइपोक्लोरस हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे Cl और इधर OH लगा देना है बस, तो ये बन गया हाइपोक्लोरस। बस आगे करते चलो, हाइपोक्लोरस से क्लोरस जाओगे तो एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे, इससे क्लोरिक जाओगे तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाओगे, फिर पर क्लोरिक जाओगे तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाओगे, तो बस इसी तरीके से होता है। तो इसमें यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें यहाँ पे +3 है क्लोरस में, क्लोरिक में +5 हो जाएगा, और पर क्लोरिक में +7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा मैंने बताया ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ठीक है, हाइपोक्लोरस से पर क्लोरिक तक बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल है, यहाँ पे Cl के साथ OH लगा दो, यहाँ पे Cl के साथ इधर OH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से। अच्छा देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज HClO2। ठीक है, तो अगर ये भी लिखा हो तो समझ आना कि वही क्लोरस एसिड है। ठीक है, HClO2, इसको देखो HClO2 लिख सकते हैं, है ना। इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको HClO लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखो HClO3 लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं HClO4। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरिक एसिड है, इस तरीके से क्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इधर वाले में, तो 2 ऑक्सीजन इधर बना दो और इधर OH लगा दो, सिंपल सा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH लगा दो, सिंपल सा चीज था। मुझे लगता है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। ठीक है, तो ये चीज था आपका यहाँ पे, है ना, ऑक्सी एसिड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो ऑल सेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।
ये पी ब्लॉक क्लास 12 का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।